प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 विषय भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर सेकेंड पार्ट के वीडियो में मिलेंगे। श्री योगेंद्र कुमार सिंह भूगोल के पीजीटी शिक्षक सह +2 उच्च विद्यालय गोपी का अंदर के प्रभारी प्राचार्य के मार्गदर्शन से इसका आंसर तैयार किया गया है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप लोग नोट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स प्लस ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करके आप लोग नोट्स को भी देख सकते हैं। साथ ही उसमें क्विज है जो फर्स्ट टर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विज के माध्यम से बताया गया है, उससे भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। भूगोल का सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, परिवहन को परिभाषित करें। तो वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। दूसरा है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक आपदा का नाम है जिसमें जल का अस्थायी अतिप्रवाह होने से अधिक जल जमाव सूखी भूमि पर हो जाता है, उसे बाढ़ या सैलाब कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में फ्लड कहते हैं। मानव प्रवास से आप क्या समझते? तो मानव प्रवास का आशय एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से है। खरीफ फसल क्या है? खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। छठा है, साक्षरता से क्या समझते हैं? तो साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली परियोजना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। 8वां क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत जाने जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जमीन यानी मिट्टी के अंदर या समुद्र के नीचे अधिक दाब एवं उष्मा के कारण बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कोयला में कुछ स्वतंत्र कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक भी मिलते हैं। यह काफ़ी वायु प्रदूषण फैलाता है। पेट्रोलियम मिट्टी के नीचे से निकाला जाने वाला काले रंग का गाढ़ा द्रव है, इसे तेल भी कह सकते हैं। ये कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसके अंदर कुछ मात्रा में जल, लवण, मिट्टी, कार्बन के यौगिक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक भी होते हैं। कच्चे तेल को शुद्धिकरण के बाद हमें डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन तथा सह उत्पाद के रूप में हमें गैसें प्राप्त होती हैं, जो कि निम्न है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन आदि। प्राकृतिक गैस, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन आदि ऐसी गैसें हैं जो धरती के पेट्रोलियम खदानों के साथ पाई जाती है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के समय भी कुछ मात्रा में यह गैसें प्राप्त होती है, इन्हें प्राकृतिक गैसें कहते हैं। डीजल पेट्रोलियम की अपेक्षा इससे कम मात्रा में प्रदूषण होता है। आजकल यह एक अच्छे ईंधन के रूप में यूज हो रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो निम्नलिखित हैं। पूर्व में भी कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही है, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है, जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी भी निराशाजनक है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, किंतु यह लक्ष्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। लगातार बढ़ते
जननांकीय दबाव, कृषि में प्रच्छन्न रोजगार और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण में भारी कमी देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1970-71 में औसत भूमि धारण 2.28 हेक्टेयर था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995-96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया था। उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना। किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंच ही नहीं पाते हैं। भारत का कृषि क्षेत्र काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करता है। प्रत्येक वर्ष देश के करोड़ों किसान परिवार बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कभी कभी किसानों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। यदि अत्यधिक बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है और यदि कम बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है और उनकी मौसम के पैटर्नों को परिवर्तन करने में भी भूमिका अदा की है। आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रवास के परिणामों का वर्णन करें। तो प्रवास के 4 मुख्य परिणाम है। पहला, आर्थिक परिणाम। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन प्राप्त करना है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों से प्रवास किया जाता है। दूसरा है जननांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पूर्ण वितरण होने से आयु लिंग अनुपात में गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है सामाजिक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं और नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर विसरण इन्हीं के द्वारा होता है। चौथा है पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास की ओर बढ़ने से नगरों की जनसंख्या बढ़ती है, जिससे वहाँ की भौतिक व नागरिक एवं व्यक्तिगत सुविधाएं कम हो जाती है और गंदी बस्तियां बनने लगती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। तो नदी घाटी परियोजनाएं नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधा प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय मतलब बहु प्लस उद्देशीय परियोजना कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय रेल परिवहन अनेक समस्याओं से जूझता हुआ विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसमें निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला, पूंजी का अभाव। वर्तमान में देश की जनसंख्या अधिक बढ़ गई, जिससे रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या तथा ढोए जाने वाले माल की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है, अतः रेल परिवहन पर इसका भारी दबाव है। रेल परिवहन का विकास उसी अनुपात में करने की आवश्यकता है, परंतु देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूंजी का अभाव है। मांग के अनुरूप विकास कर पाना संभव नहीं हो रहा है, अतः अर्थव्यवस्था को कारगर व सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है पटरी की चौड़ाई में भिन्नता। भारत में 3 गेजों अर्थात 3 विभिन्न चौड़ाई की पटरियां बिछाई गई है, जिनके कारण निरंतर यात्रा एवं माल ढुलाई में कठिनाई होती है, क्योंकि विभिन्न गेजों वाले रेल स्टेशनों में माल एवं यात्रियों को गाड़ी बदलने की आवश्यकता होती है, अतः समय की बर्बादी होती है। इससे शीघ्र नष्ट होने वाले माल खराब हो जाते हैं, अतः रेल पथ की चौड़ाई की भिन्नता को खत्म करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से रेलवे ने देश भर में सिर्फ बड़ी रेल लाइनें रखने और सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। तीसरा है पुराने रेल पथ। देश की रेल पटरियां एवं रेलवे पुल पुराने हो गए हैं, अब ये अधिक भार व यातायात योग्य नहीं रहे। इनमें अब दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ गई, अतः नवीन प्रौद्योगिकी के अनुसार इनका नवीनीकरण, मरम्मत एवं देखभाल किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। चौथा है स्थानाभाव। जनसंख्या वृद्धि एवं नगरों का विस्तार होने के कारण घने बसे क्षेत्रों में रेल मार्गों के विस्तार के लिए स्थान का अभाव है। ऐसी स्थिति में महानगरों में रेल पथों का आवश्यकता अनुसार विस्तार करना एक कठिन कार्य है। स्थानाभाव एवं भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करने की दृष्टि से कोलकाता एवं दिल्ली में भूमिगत रेल पथ का निर्माण किया गया है, मतलब मेट्रो रेल। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है।
तो लोहा और इस्पात उद्योग किसी भी देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यह उद्योग की रीढ़ है और अधिकांश उद्योग इस उद्योग पर निर्भर है। यह उद्योग मूल सामग्री का उत्पादन करता है जिनका उपयोग लगभग हर उद्योग कच्चे माल के रूप में करता है। अन्य उद्योगों को भी इस उद्योग की आवश्यकता उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए होती है जो वे उपकरण और मशीनरी की तरह उत्पादन नहीं कर सकते हैं। यह उद्योग उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग लगभग हर उद्योग द्वारा किया जाता है। अगर किसी देश में लोहा और इस्पात उद्योग नहीं होता है तो उद्योगों का नुकसान होगा और देश विफल हो जाएगा। तो लोहा और इस्पात उद्योग का महत्व यह है कि यह उद्योग की रीढ़ है। स्टील राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहे और स्टील के बिना भारी भवन परिवहन प्रणाली और जैसे रेल, कार, जहाज और भारी भार वाले वाहनों की आपूर्ति थोक सामग्री के लिए डिजाइन और निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। स्टील और लोहे की प्रमुख विशेषताएं लागत कुशल, दीर्घकालीन उपयोग के लिए टिकाऊ संरचनाएं और बाजार में आसानी से उपलब्ध है। राष्ट्र का विकास भी उनके बिजली उत्पादन और परिवहन प्रणाली पर निर्भर करता है। प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। मानव गतिविधियां किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती ही है। एक पत्थर काटने वाला उपकरण वायुमंडल में निलंबित कणिकीय द्रव, उड़ते हुए कण और शोर फैला देता है। गाड़ियां, ऑटोमोबाइल अपने पीछे लगे निकास पाइप से नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण भरा काला धुआं छोड़ते हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा करकट और खेतों में बहाए जाने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों से युक्त दूषित पानी जल निकायों को प्रदूषित करता है। चमड़े के कारखानों से निकलने वाले बहिर्स्राव गंदे कूड़े और पानी में बहुत से रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं और उनके तीव्र दुर्गंध निष्कासित होती है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि मानव गतिविधियां वातावरण को कितना प्रदूषित करती है। प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का एकत्र होना प्रदूषण कहलाता है। जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक वे भौतिक, रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जो अनजाने ही पर्यावरण में निष्कासित हो जाते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज और अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं। बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा। आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से जाए। एडमिट कार्ड आ चुका है।